नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और आपका बहुत स्वागत है कोर्ट्स दिस वीक में। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट में आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में रेप और हत्या के मामले की सुनवाई में सीबीआई ने अपनी स्थिति जांच की स्थिति स्पष्ट कर दी है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि अस्पताल में सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार की आशंका पाई गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की ओर से बताया कि इस मामले में 3 श्रेणियों के आरोपियों की पहचान की गई है। पहला रेप और हत्या से संबंधित, दूसरा घटना के लिए जिम्मेदार और तीसरा भ्रष्टाचार से जुड़े पहलू। सीबीआई ने बताया कि ट्रायल सोमवार से गुरुवार के तक प्रतिदिन स्पेशल सीबीआई कोर्ट सियालदह में हो रहा है और अगले हफ्ते तक ट्रायल खत्म होने की उम्मीद है। मामले में वकील वृंदा ग्रोवर ने पीड़िता के माता पिता का पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें सीबीआई से पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की उम्मीद है, जिससे इस अपराध में शामिल सभी दोषियों का पर्दाफाश हो सके। उन्होंने कोर्ट को कल बताया है कि कुल 81 गवाहों की गवाही दर्ज होनी है, जिसमें से 43 की गवाही पूरी हो चुकी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से पहले सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से कहा है कि वो हलफनामा दाखिल करेंगे। इसके बाद सीजीआई ने केंद्र सरकार को कहा है कि आप जवाब दाखिल कर अपने सभी पक्षों को अपनी कॉपी देंगे। सीजीआई ने स्पष्ट किया है कि अब कोई दूसरा सूट नहीं दाखिल होगा। अभी तक कई सारे सवाल उठाए गए हैं, हम उस पर सभी पर सुनवाई करेंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील राजू रामचंद्र ने कहा कि जो सूट निचली अदालत में फाइल किए गए हैं उसमें आगे की सुनवाई न हो और उस पर रोक लगाई जाए, और जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर फैसला न हो उन सारे मामलों पर सुनवाई पर रोक लगे। कोर्ट को बताया गया है कि अलग अलग अदालतों में कुल लगभग 18 सूट दाखिल किए गए हैं। वहीं एसडी ने इसका विरोध भी किया और कहा कि कोई भी प्राइवेट पार्टी सूट पर रोक लगाने की मांग कैसे कर सकती है। सीजीआई ने कहा कि 2 सूट पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। मथुरा और ज्ञानवापी मामला हमारे पास लंबित है। सीजीआई ने कहा कि नए सूट दाखिल करने को लेकर हम आदेश जारी करेंगे। सीजीआई ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया और केंद्र के जवाब दाखिल करने के बाद जिन्हें जवाब दाखिल करना हो वो 4 हफ्ते में जवाब दाखिल कर सकते हैं। सीजीआई ने कहा कि हम केंद्र सरकार का इस मामले में पक्ष जानना चाहते हैं। हम केंद्र के जवाब के बिना फैसला नहीं कर पाएंगे। और जस्टिस के विश्वनाथन ने केंद्र और अन्य पक्षों से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में 5 जजों की बेंच ने कुछ सिद्धांत तय किए हैं। सवाल ये है कि क्या जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है तो कोई सिविल कोर्ट उनके जैसे से सुनवाई करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बड़ा दखल देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक अदालतों को अंतरिम या फाइनल आदेश नहीं जारी कर सकेंगे और यहां तक कि सर्वे के आदेश भी नहीं देंगे। हालांकि लंबित मामले में सुनवाई जारी रहेगी। वहीं कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें मांग करते हुए कहा गया था कि देश की अलग अलग अदालतों में जो मामले चल रहे हैं उनकी सुनवाई पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 या पॉश एक्ट को राजनीतिक दलों पर लागू करने की मांग करने वाली जनहित याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता से कहा है कि वह पहले चुनाव आयोग से संपर्क करे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की वकील योग माया एमजी द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने प्रस्तुत किया है कि अधिनियम की परिभाषा खंड में सभी पीड़ित महिलाएं और कार्यस्थल शामिल है। इस मौके पर जस्टिस कांत ने असंगठित क्षेत्रों पर अधिनियम की प्रायोजिकता के बारे में पूछा है, जिस पर गुप्ता ने उत्तर दिया है कि अधिनियम स्थानीय समितियों के माध्यम से ऐसी संस्थाओं को भी कवर करता है। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी बताया कि केरल हाईकोर्ट ने माना है कि राजनीतिक दल पॉश एक्ट से बंधे नहीं है। इस निर्णय को चुनौती नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत मांगी थी। एक, सभी राजनीतिक दलों को पॉश एक्ट 2013 की धारा 4 के अनुपालन में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन करने का निर्देश दें। दूसरा, घोषणा करें कि राजनीतिक दलों ने भीतर गतिविधियों में लगे व्यक्ति पॉश एक्ट की धारा 2F के तहत कर्मचारी के दायरे में आते हैं। तीसरा, भारत के चुनाव आयोग को निर्देश दें कि वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन और मान्यता के लिए पॉश एक्ट के अनुपालन को अनिवार्य करें। चौथा ये कि आईसीसी के कामकाज की नियमित रिपोर्टिंग और सार्वजनिक प्रकटीकरण सहित राजनीतिक दलों द्वारा समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश जस्टिस शेखर कुमार यादव द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी पर संज्ञान लिया है और बता दें कि इन टिप्पणियों ने देश भर में बहस को छेड़ दिया है, जिसमें समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का समर्थन करने वाले बयान और ये दावा शामिल है कि भारत को बहुसंख्यक समुदाय की इच्छाओं के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश जस्टिस शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण के समाचार पत्रों में छपी खबरों पर संज्ञान लिया। हाईकोर्ट से विवरण मंगवाए गए हैं और मामला विचाराधीन है। जस्टिस यादव ने अपने भाषण के दौरान बहुविवाद, 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं की आलोचना की है और उन्हें पुराना और आधुनिक मूल्य के साथ असंगत बताया। बता दें कि जस्टिस यादव ने यूसीसी को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों के प्रयास की भी प्रशंसा की है। हालांकि उनके इस बयान की भारत बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा के अनुसार चलेगा की काफी आलोचना की गई है। आलोचकों ने उन पर संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमजोर करने का आरोप लगाया। जिसे कह लीजिए आप, वो देश के लिए घातक है। जो भी चीज मनुष्य के खिलाफ रही है, हम आकर खड़े हुए। अगर कमियां हैं तो दूर क्यों नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति भारतीय है, जो केवल और केवल पूजा पद्धति करने वाला, मंडप स्नान करने वाला, चंदन लगाने वाला व्यक्ति ही हिंदू, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं। आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके साथ, आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा। आपने अपनी आंखों के सामने कभी कल्पना की थी आपने कि हम राम मंदिर को अपनी आंखों के सामने देखेंगे? लेकिन देखा है, हमारे पूर्वज तमाम बलिदान होकर चले गए इसी आस में कि हम इसको अपने राम लला को मुक्त होते हुए देखेंगे, भव्य मंदिर बनते हुए देखेंगे। लेकिन वो देख नहीं पाए, किया उन्होंने और देख आज हम रहे। वहीं मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले से जुड़े करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत की शर्तों में बदलाव की मनीष सिसोदिया की मांग को मंजूरी दे दी है। जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें हफ्ते में 2 बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ती थी और कोर्ट ने सिसोदिया के आग्रह पर इस शर्त को हटा दिया है। बता दें आपको कि हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को कहा है कि वो नियमित रूप से ट्रायल में शामिल हो। सिसोदिया पर सप्ताह में 2 बार ईडी और सीबीआई के जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होना था और जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन के खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि सिसोदिया नियमित रूप से मुकदमे में उपस्थित होंगे और सिसोदिया द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त इस प्रकार है। अपीलकर्ता को प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को
सुबह 10 से 11 बजे बीच में जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। संक्षेप में मामला 9 अगस्त को न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से उत्पन्न ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में सिसोदिया को जमानत दी थी, जिसमें मुकदमे में शुरुआत में देरी और मुकदमे से पहले हिरासत की लंबी अवधि को ध्यान में रखा गया था। जमानत की शर्तों के रूप में न्यायालय ने सिसोदिया से 10 लाख रुपए की राशि के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि के 2 जमानतदारों को प्रस्तुत करने और अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा। इसके अलावा उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच में जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना था। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक सुविधा का हवाला देते हुए विश्वकर्म एकादशी के दिन उदय स्तमन पूजा न करने के गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस फैसले को पहले केरल हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर 2024 को अपने फैसले में बरकरार रखा था। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या इस आधार पर पूजा रोकी जा सकती है, इससे जनता को असुविधा होगी। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि जनता को असुविधा पहुंचाने के बहाने पूजा रोकी गई है। पूजा देवता के लिए है और देवता की दिव्यता बढ़ाने के लिए, इसीलिए ये जनता के अनुसार नहीं हो सकता। प्रबंधन चीजों को मैनेज करने का कोई तरीका खोज सकता है, ये कारण कितना उचित है, हमें इस बिंदु की जांच करनी होगी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने गुरुवायूर देवस्थानम प्रबंध समिति, तंत्री और केरल राज्य सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 4 सप्ताह में देना है। इस बीच न्यायालय ने निर्देश दिया है कि निर्धारित दैनिक पूजा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस बीच हम देखते हैं कि वेबसाइट पर उपलब्ध दैनिक पूजा के चार्ट को बदला या हटाया नहीं जाएगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन और AORA कार्तिक पेश हुए। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि पूजा सुबह 6 बजे से हो, हालांकि कोई पूजा नहीं हुई है क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने प्रबंधन का फैसला बरकरार रखा था, क्योंकि पूजा का समय बीत चुका था। और जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि आज कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि उन्होंने कहा कि न्यायालय याचिकाकर्ताओं के मामले से प्रथम दृष्टया संतुष्ट है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करेंगे। प्रथम दृष्टया हम संतुष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मां की निर्मम हत्या करने और उसके अंग को खाने के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा पर रोक लगाई है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने महाराष्ट्र राज्य को नोटिस जारी करते हुए आदेश पारित किया। ये मामला है कि याचिकाकर्ता सुनील कुचकोरवी ने अगस्त 2017 में अपनी मां की हत्या की थी और उसे तब गिरफ्तार किया गया था जब पड़ोस के एक बच्चे ने उसे खून के धब्बों से लथपथ अपनी मां के शव के पास खड़ा पाया। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार कुचकोरवी की पत्नी ने उसे छोड़ दिया और अपनी 3 बेटियों और उसके एक बेटे को अपने साथ ले गई, क्योंकि वह उसकी शराब पीने की आदत के कारण उसे लगातार प्रताड़ित करती थी। ऐसे में वह अपनी मां के साथ रहता था, जिसे पेंशन के रूप में 4000 रुपए मिलते थे। कुचकोरवी अक्सर शराब पीने के बाद उससे झगड़ा करता था और उसके साथ मारपीट किया करता था। जुलाई 2021 में कोल्हापुर की एक सेशन कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई और कहा कि इस घटना ने समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर दिया है। इसने आगे कहा कि ये मामला अत्यधिक क्रूरता और बेशर्मी से जुड़ा हुआ है। मामला जब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो कुचकोरवी द्वारा उठाए गए बचावों में एक से एक ये था कि उसने अपराध किया होगा और क्योंकि उसे बिल्लियों और सुअरों का मांस खाने की आदत थी, उसे दी गई मौत की सजा बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ये एक दुर्लभतम मामला है जिसमें अपीलकर्ता ने न केवल अपनी मां की हत्या की बल्कि उसके मस्तिष्क, हृदय जैसी अंगों को निकाल दिया और उसे चूल्हे पर पकाने वाला था। हाईकोर्ट का ये भी मानना था कि कुचकोरवी का आचरण नरभक्षण के करीब था, इसीलिए उसे आजीवन कारावास की सजा देने की जेल में बंद कैदियों और बाद में समाज के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ये भी नोट किया गया कि उसने समाज में पुनर्वास के लिए किसी तरह का पश्चाताप या फिर अवसर नहीं दिखाया है। बता दें आपको कि हाईकोर्ट ने रेखांकित किया ऐसे व्यक्ति को रिहा करना उसे समाज के सदस्यों के समान अपराध करने की खुली छूट और स्वतंत्रता देने के समान होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 की मुजफ्फरनगर छात्र थप्पड़ कांड के संबंध में एक्टिविस्ट तुषार गांधी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छात्रों में समानता, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने के महत्व को रेखांकित किया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का अंतिम उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बच्चे सही मायने में अच्छे नागरिक बने और जो भारत के संविधान के लोकाचार और मूल्यों के बारे में जागरूक हो। राज्य को इस पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, खासकर जब हमने अपने संविधान के अस्तित्व के 75 साल पूरे कर लिए हैं। हम राज्य को उचित निर्णय लेने के लिए 1 महीने का समय देते हैं और इसे हलफनामे के रूप में रिकॉर्ड पर रखने के लिए 6 सप्ताह का समय देते हैं। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सवाल किया है कि यूपी सरकार ने 25 सितंबर 2023 के अपने आदेश के पेज 4 के दूसरे पैराग्राफ में बच्चों के संवैधानिक मूल्यों के महत्व को विकसित करने के पहलू पर अपने निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को 6 सप्ताह के भीतर हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल होगी। आरटीआई अधिनियम की धारा 17(1) का सख्ती से अनुपालन करने के सभी स्कूलों को निर्देश जारी करने के लिए उठाए गए कदम जो बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न से रोकता है। दूसरा ये कि अभिभावकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को प्रचारित करने और उनकी सक्रियता भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयास। तीसरा ये कि नियम 5 के उप नियम 3 का कार्यान्वयन जो स्थानीय अधिकारियों को स्कूल में जाति, वर्ग, धार्मिक या लिंग भेदभाव को रोकने के लिए बाध्य करता है। इसके अतिरिक्त अदालत ने जमीनी स्तर के स्कूलों में नियमित अभिभावक शिक्षक बैठकों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों पर राज्य से सवाल किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट में पुष्पा 2 से जुड़े हुए विवाद को लेकर नामपल्ली कोर्ट ने एक्टर अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अल्लू अर्जुन को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया है कि अभिनेता समेत कुल 7 लोगों को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था। रिमांड रिपोर्ट के अनुसार सभी पर गंभीर आरोप है। अल्लू अर्जुन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप है और सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि अभिनेता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कानूनी सलाह ली जा रही है। वहीं अदालत ने मामले को गंभीरता को देखते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट की न्यायाधीश जुवड्डी श्रीदेवी की अदालत में अल्लू अर्जुन मामले में सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने सवाल पूछा कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पर सरकारी वकील ने रिमांड रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा और ये बताया कि 2 दिन पहले कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को सूचित किया है कि उन्हें आज टेलीफोन पर निर्देश मिले हैं कि जिसमें कहा गया है कि आरोपी अभिनेता अल्लू अर्जुन को भी रिमांड पर लिया गया है। हैदराबाद के संध्या थिएटर और पुलिस प्रशासन के बीच अभिनेता अल्लू अर्जुन के आने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था और थिएटर प्रबंधन ने दावा किया कि उन्होंने अभिनेता के आगमन से 2 दिन पहले ही पुलिस को सूचना देकर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी। थिएटर प्रबंधन का कहना है कि पुष्पा 2 के प्रचार के दौरान अल्लू अर्जुन के आने की जानकारी उन्होंने लिखित रूप से पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अल्लू अर्जुन ने गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें ब्रेकफास्ट भी खत्म नहीं करने दिया और सीधे बेडरूम से उन्हें गिरफ्तार कर ले गई, यहाँ तक कि उन्हें कपड़े बदलने तक का मौका नहीं दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के सिविल कोर्ट में समक्ष दायर मुकदमे में वादी से जवाब मांगा है, जिसमें दावा किया गया है कि जौनपुर में 14वीं शताब्दी की अटाला मस्जिद मूल रूप से अटाला देवी का एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन या एसवी और संतोष कुमार मिश्रा द्वारा दायर मुकदमे में ये घोषित करने की मांग की गई है। विवादित संपत्ति अटाला देवी मंदिर है। सनातन धर्म के अनुयायियों को वहां पूजा करने का अधिकार है। वे मुकदमे की संपत्ति पर कब्जे के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रतिवादियों और गैर इरादतन यानी कि गैर हिंदुओं को इसमें प्रवेश करने से रोकने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग करते हैं। इससे
इसके अलावा मुकदमे में प्रतिनिधि क्षमता और आदेश एक नियम 8 CPC के तहत मुकदमा करने की अनुमति भी मांगी गई। इस प्रार्थना को विवादित आदेश में अनुमति दी गई, जिसे इस वर्ष अगस्त में जिला जज ने बरकरार रखा था। वक्फ अताला मस्जिद ने हाल ही में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दोनों आदेशों को चुनौती दी। दलील दी कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका केवल गैर स्थायी आधार पर खारिज कर दी गई। ये देखते हुए कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने वादी को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता वक्फ अताला मस्जिद जौनपुर का ये मामला है कि वाद दोषपूर्ण है, क्योंकि वादी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जो कि न्यायिक व्यक्ति नहीं है, इसलिए प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा दायर करने के लिए सक्षम नहीं है। बता दें आपको कि याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि विचाराधीन संपत्ति को मस्जिद के रूप में रजिस्टर्ड किया गया और सन 1398 में इसके निर्माण के बाद से लगातार इसका उपयोग किया जाता रहा है। मुस्लिम समुदाय जुम्मे की नमाज सहित नियमित रूप से नमाज अदा करता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।